लाल किताब आपके नजरिए से क्या है? वैदिक ज्योतिष से हम इसको अलग कैसे देख सकते हैं? जो शॉर्टकट है वो लाल किताब, यानी आप अगर किसी के बारे में प्रेडिक्शन देना चाहते हैं, यू कैन जस्ट रीड इट, चार्ट उठाया, देखा एंड प्रेडिक्ट, खत्म। कई बार हमने देखा है, लोगों से सुना है कि लाल किताब में जो उपाय बताए जाते हैं, अगर वो आपने किसी भी तरह से गलत कर दिया तो उसका उल्टा असर बहुत बुरा होता है आपके ऊपर। 9 प्लैनेट हैं, वो हमसे ज्यादा पावरफुल हैं, वो हमें चला रहे हैं, हम उन्हें चलाने की कोशिश ना करें, यही गलती करते हैं। और जो लोग ये गलती करते हैं वहां बैकफायर कि अगर आपको प्रेडिक्शन देना तो शार्प शूटिंग की अगर मैं बात करूं, लाल किताब इज द बेस्ट। सब करोड़पति क्यों नहीं बन गए? आप हमारे साथ बैठे हैं, फिर तो मैं कह सकता हूँ कि आपको जरूरत नहीं थी पॉडकास्ट करने की, या जो लोग आगे पॉडकास्ट करके उपाय बता रहे उन्हें जरूरत नहीं है, तो पूरी दुनिया करोड़पति बन सकती है। हर एक उपाय काम करते हैं, लेकिन एक ही उपाय सब पे काम कर रहा हो सेम, ऐसा नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। अगर होता तो आपकी और मेरी शक्ल एक सी होती, हम दोनों की हाइट एक सी होती, हम दोनों का फैमिली बैकग्राउंड एक सा होता, हम दोनों की एज हमेशा एक सी होती। लाल किताब में सर हमने बहुत सारे उपाय ऐसे देखे हैं जिसमें बताया जाता है कि आप कुत्ते को रोटी खिला दो, ये एक उपाय है, जो कुएं में आप सिक्का डाल दो, ये भी एक उपाय है। तो क्या ये छोटे छोटे उपाय जो हैं, ये मतलब इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं? ये 1940 से पहले सारे कुत्ते भूखे रहते थे क्या? और अगर नहीं था तो भीम जी के पास वो कुत्ता कहां से आया जो उनके साथ स्वर्ग जाने के रास्ते में गया था? क्या हमारे शास्त्रों में, क्या हमारे पहले वाले सिस्टम में कुत्ता पालने का रिवाज नहीं था क्या? लाल किताब के उपाय जब हम करते हैं तो वो सूरज ढलने के बाद हमें नहीं करना चाहिए, ये सच है या नहीं? देखिए, मैं खुद इसको मानता हूँ। रातों में यज्ञ कौन करता है? तंत्र वाले। हम तो मंत्र वाले हैं। दिवाली की रात पूजा क्यों की जाती है? माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। रात में की जाती है। क्यों? वो भी तो रात हो गई सर। का मतलब कुछ तो सीक्रेट है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर। बहुत कुछ खास आज के इस पॉडकास्ट में भी आप सभी के लिए रहने वाला है। बात होने वाली है यहाँ पर लाल किताब को लेकर, बात होने वाली है वैदिक ज्योतिष को लेकर। लाल किताब एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग समझ नहीं पाते कि क्या लाल किताब सच में हमारी लाइफ को बदल पा रही है, या जो लाल किताब के उपाय बताए जाते हैं उन्हें करने से लाइफ के अंदर चेंजेस आती हैं, या लाल किताब के उपाय बैकफायर भी करते हैं, या कैसे अलग है वैदिक ज्योतिष से लाल किताब। बहुत सारे मिथ हैं जो आज के इस पॉडकास्ट में हम क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं आज के इस पॉडकास्ट के, वो एक्सपर्ट हैं लाल किताब और ज्योतिष के अंदर। लगातार लोगों की लाइफ को वो बदल रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। जो लोगों के अंदर मिथ्स बन चुके हैं उन मिथ्स को वो क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक मिथ आप लोगों के क्लियर नहीं होंगे तब तक आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती। और आज बहुत कुछ खास आप सभी के लिए रहने वाला है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हनीश बग्गा जी आज हमारे गेस्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, जब आपके बारे में पढ़ा और जाना, और जब टॉपिक के बारे में बात हुई कि लाल किताब के बारे में बात करनी है, तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक निकल कर आया लाल किताब। आज की डेट में जब हम मार्केट के अंदर देखते हैं ना, ट्रेंड कर चुका है लाल किताब, लेकिन लोगों के अंदर भय पैदा कर दिया लाल किताब, क्योंकि लोगों को पहले तो डर ही लगता है लाल रंग से जब वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं तो। और लाल किताब, एक बेसिक सवाल से मैं शुरू करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट को। लाल किताब आपके नज़रिए से क्या है? वैदिक ज्योतिष से हम इसको अलग कैसे देख सकते हैं? देखिए, आपको अगर ज्योतिष को अंडरस्टैंड करना है तो सिर्फ वैदिक पे मत बात करिए, सिर्फ लाल किताब पे बात मत करिए। हम ज्योतिष की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हम सबको लेते हैं। बिल्कुल। और जब आप इनको आपस में कंपैरिजन करेंगे, जब समझेंगे कि सबका क्या रोल है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर एक साइंस इतनी जबरदस्त साइंस है और वो एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ है, ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। जैसे वैदिक ज्योतिष के लिए कहा गया है मदर ऑल ऑफ ज्योतिष, तो मदर तो वैदिक ज्योतिष ही है। ठीक है, इसी तरीके से एक केपी है जो प्रश्न कुंडली के लिए जबरदस्त साइंस है। प्रश्न कुंडली केपी से बहुत अच्छे तरीके से निकाला जा सकता है, प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है, फैंटास्टिक है। इसी तरीके से एक साइंस है नाड़ी। नाड़ी भी बहुत अच्छी साइंस है और बहुत सटीक है, उसमें भी बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं। इसी तरीके से एक है लाल किताब, और एक बचा जेमिनी। जेमिनी, अगर किसी चीज का क्वांटिफिकेशन करना हो, जेमिनी इज द साइंस। लेकिन अगर आपको रेमेडीज पे ज्यादा काम करना हो, पिन पॉइंटेड प्रेडिक्शन के बात करना हो, तो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका, या जिसका तरीका सबसे ज्यादा शार्प है, जो एकदम पिन पॉइंटेड प्रेडिक्शन कर सकता है, वो लाल किताब है। हालांकि यही चीज नाड़ी भी करती है, केपी भी करती है, वैदिक भी करती है, सब करते हैं, लेकिन जो शॉर्टकट है वो लाल किताब है।
यानी आप अगर किसी के बारे में प्रेडिक्शन देना चाहते हैं, यू कैन जस्ट रीड इट, चार्ट उठाया, देखा एंड प्रेडिक्ट, खत्म। बाकी साइंसेज में इसके लिए आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। तो लाल किताब इसलिए भी ज्यादा पॉपुलर है कि थोड़ा जल्दी प्रिडिक्शन हो जाता है, थोड़ा आसानी से प्रिडिक्शन हो जाता है जी। तो इसलिए ये ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है। आजकल जो जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, जैसे पहले क्या होता था कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे, उसके पास भी समय होता था, आपके पास भी समय होता था, और आप उस समय के हिसाब से वो अपना डिटेलिंग करते थे, चार्ट पे एनालिसिस करते थे, फिर आपको बताते थे। आजकल ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। बहुत सारे कारण हैं। एक, ना एस्ट्रोलॉजर के पास टाइम है, हाँ, ना क्लाइंट के पास टाइम है। क्लाइंट को रिजल्ट चाहिए इंस्टेंट। इंस्टेंट, बिल्कुल। आपके पास एक ऐसी साइंस है जो कहती है कि आप मंत्र जाप करिए, हाँ। आपको कभी नुकसान नहीं होगा, हमेशा फायदा होगा, वो वैदिक ज्योतिष है। लेकिन अगर मंत्र जाप 1.25 लाख करने में आपको मान लीजिए 1.5 महीना, 2 महीना या 3 महीना लग जाता है, लेकिन रिजल्ट तो आपको आज चाहिए। इसलिए लाल किताब ज्यादा पॉपुलर है कि उसमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। बस यही फर्क है। शुरू हो जाता है। हाँ जी। तो वो मंत्र जाप शुरू करते हैं। नहीं, मंत्र जाप की बात नहीं करी मैंने, रेमेडीज की बात करी। हाँ। जैसे वैदिक ज्योतिष में रेमेडी आप मंत्र जाप के थ्रू देते हैं। हाँ। लाल किताब के अंदर आपके पास और तरीके, अभी जब हम बात करेंगे तो डिटेलिंग करेंगे तो मैं बात करूंगा किस किस तरीके से होता है। तो जो रेमेडी है, जो दवाई है, जो रेमेडी इज इट इज सॉर्ट ऑफ मेडिसिन। ठीक है, आपने एनालिसिस किया कि ये चीज ठीक नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी की हेल्थ खराब है, बुखार है, हाँ। तो एक ऐसी दवाई होती है जो कहती है कि 3-4 दिन में ठीक करेंगे। एक ऐसी होती है जो इंस्टेंट आराम देती है। तो जो इंस्टेंट आराम देती है वो लाल किताब है, और जो थोड़ा लंबा चलती है वो वैदिक ज्योतिष है। आपको अगर इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आपको लाल किताब पे जाना ही पड़ेगा, उसकी रेमेडीज पे जाना ही पड़ेगा। वो एकदम शार्प प्रिडिक्शन कर सकते हैं और फैंटास्टिक रेमेडी दे सकते हैं। इसलिए लाल किताब ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है। फर्क कुछ नहीं है, मदर ऑफ ऑल ज्योतिष इज वैदिक ज्योतिष। यानी लाल किताब को अगर आपको तुरंत किसी चीज का उपाय चाहिए तो आप लाल किताब से तुरंत ले सकते हैं कि अगर Correct. आपको एकदम ठीक होना है तो आप लाल किताब से उसकी तमाम उपाय कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल है सर, कई बार हमने देखा है, लोगों से सुना है कि लाल किताब में जो उपाय बताए जाते हैं, अगर वो आपने किसी भी तरह से गलत कर दिए तो उसका उल्टा असर बहुत बुरा होता है आपके ऊपर, ऐसा है? तो देखिए, अब इसमें इस सवाल में 2 चीजें। एक कि उपाय का उल्टा असर होता है क्या, डिपेंड करता है उपाय पे। अच्छा। अगर उपाय एकदम तेज काम कर रहा है और वो किसी प्लैनेट को की एनर्जी को किल करने के लिए या घटाने के लिए है तो उसका साइड इफेक्ट आ सकता है। अच्छा। लेकिन अगर आपका उपाय उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए तो कभी साइड इफेक्ट नहीं आएगा। ओके। आप एक छोटा सा मैं बात करता हूँ जी। आपका एक प्लेनेट आपसे नाराज चल रहा है। मान लीजिए सबसे फेमस जो प्लेनेट है, जो सबसे जल्दी जिसके नाम से लोग घबरा जाते हैं, शनि, राहु, केतु। आप शनि पकड़ लीजिए, राहु केतु तो उसके फॉलोअर है, तो शनि पकड़ लीजिए। हाँ। तो शनि के नाम से लोग बड़े डर जाते हैं, है ना। शनि आपका नुकसान करना चाहता है, आप शनि का मंत्र जाप कर रहे हैं, आप शनि की भक्ति कर रहे हैं, तो वो जो नुकसान करना चाहता है वो नुकसान घटा देगा। एक तरीका तो ये कि आप उसे प्रेज कर रहे हैं, आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर प्लीज छोड़ दो, शनिदेव प्लीज छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, है ना। आप यही तो कर रहे हैं, मंत्र जाप करके उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरा तरीका ये है कि आप कह रहे हैं शनि महाराज आप अपनी नेगेटिविटी को हटाओ। पहले तो आप रिक्वेस्ट कर रहे थे पहले वे में, तो वो थोड़ा सा हो सकता है आपको वो दे रहा था, रिजल्ट कम स्लो स्पीड से कर रहा था, नहीं मैं तो तुम्हें तंग करूंगा। कई बार ऐसी स्थिति होती है, आपको समझना पड़ता है कि ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर करने जा रहा है, आपको इसे रोकना पड़ेगा। तो जब आप रोकने की बात करते हैं तो आपको उसी एनर्जी से काम करना पड़ता है। ये ठीक वैसे ही है कि प्लैनेट की एनर्जी हमारे तक सबकी तरफ आ रही है, ठीक है। आप मान लीजिए कि नदी का बहाव को आपको रोकना है तो आपको बांध बनाना पड़ेगा। तो रेमेडी कई तरह की होती है। एक होती है उसकी डायरेक्शन को शिफ्ट करना, विच इज इजियर जॉब। बांध बना के रोक देना, उसके लिए ज्यादा पावर की जरूरत है। तो जितनी ज्यादा पावर होगी और अगर कभी वो बांध टूटा तो उतना डिजास्टर भी करेगा। तो इसलिए लोग इसलिए डर जाते हैं कि वो सीधा बांध बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि प्लैनेट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उसे स्लाइडली चेंज कर देना चाहिए। प्रोसेस ये होना चाहिए रेमेडी का।
आप समझिए 9 प्लेनेट हैं, वो हमसे ज्यादा पावरफुल हैं, वो हमें चला रहे हैं, हम उन्हें चलाने की कोशिश ना करें, यही गलती करते हैं। और जो लोग ये गलती करते हैं वहां बैकफायर होता है। तो बहा नदी की धारा के साथ बहो, थोड़ा थोड़ा एंगल शिफ्ट करते रहो और उसको अपने फेवर में ग्रेजुअली ले लो, ये तो है सही तरीका। लेकिन अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे ज्यादा पावरफुल है, आपको समझना पड़ेगा। अगर उसने रिटेलिएट किया तो दिक्कत आ जाएगी। सर, जब वैदिक ज्योतिष और लाल किताब की हम बात कर रहे हैं, ज्योतिष एक ऐसा टॉपिक है, अगर किसी की लाइफ में परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो उसे लगता है कि ज्योतिष का माध्यम मेरे जीवन को परेशानी से बाहर निकाल सकता है। आज के डेट में हम यही सब देखते हैं। अगर किसी की लाइफ में चाहे वो नौकरी को लेकर परेशानी है, चाहे वो शादी को लेकर परेशानी है, वो एक अच्छा ज्योतिष ढूंढते हैं, उसके पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं। ज्योतिष आचार्य जो होते हैं वो कुंडली देकर बता देते हैं कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह पीड़ित है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। वो बहुत आसानी से सारा चार्ट क्लियर होता है उनका, लगन चार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो। लेकिन लाल किताब में ऐसा नहीं है। तो लाल किताब कैसे क्लियर करती है कि आपकी लाइफ की जो परेशानियां हैं वो क्यों आ रही हैं? क्या उसमें भी वैदिक ज्योतिष का सहारा लिया जा सकता है या लिया जाता है? आप एक बात समझिए, मैंने वहीं से बात वापस शुरू करता हूँ। हाँ। मदर ऑफ ऑल ज्योतिष इज वैदिक। वैदिक ज्योतिष। बात नंबर 1, लाल किताब उसी प्लेनेट से डील करने का तरीका अलग रखा हुआ है उसने, और कुछ नहीं है। अच्छा। प्लेनेट वही है, 9 ही प्लेनेट वैदिक में है, बिल्कुल। 9 ही लाल किताब में है। वो भी 9 की बात कर रहे हैं, इनके पास कोई 10वां 11वां 12वां तो है नहीं, या ये 3 4 5 से खेल रहे हो, ऐसा तो है नहीं। प्लेनेट वही है, रिजल्ट वही है, उससे डील करने का तरीका अलग है। जैसे बात नंबर 1। दूसरी बात, हाँ, जैसे आपने वैदिक से प्रिडिक्शन किया, ठीक वैसे ही लाल किताब से भी प्रिडिक्शन दिया जाता है। अच्छा। प्रिडिक्शन देने के लिए जैसे आपको किसी, जैसे एक मैथ्स का फॉर्मूला है, आपने जैसे कहा कि मैं 2 को 2 से ऐड करूंगा तो 2 + 2 कर देंगे आप। एक तरीका ये 2 + 1 + 1, आंसर दोनों का 4 ही है। हाँ। आंसर थोड़ी बदला, लेकिन आपने तरीका चेंज कर दिया ना, सिर्फ आपने रास्ता चेंज किया ना। तो रास्ता अलग है, मंजिल वही है। अगर उधर भी शनि खराब है तो उपाय होगा, इधर भी शनि खराब है तो उपाय होगा, लेकिन खराब है ये पता करने का तरीका अलग है। कैसे? वैदिक ज्योतिष अपना सीक्वेंस चेक करता है। जैसे वैदिक ज्योतिष में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दशा सिस्टम। हाँ। एक बड़ा जबरदस्त चीज है जिसे बोलते हैं ट्रांजिट। ये प्लेनेट में जो आकाश में जो प्लेनेट घूम रहे हैं, आज की स्थिति क्या है। जैसे अभी शनिदेव 12 नंबर राशि में आ गए, राहु केतु 5 और 11 नंबर में आ ही गए, ठीक है। तो ये दोनों ये रिजल्ट अपना देने लग गए, इनके रिजल्ट चेंज होंगे। उससे पहले किसी दूसरी राशि में थे तो दूसरा रिजल्ट आ रहा था। ये आपको मिलता है वैदिक ज्योतिष से। लेकिन उसका आपकी जिंदगी पे इंडिविजुअल फर्क कैसे आता है, ये लाल किताब बताएगी। अच्छा। लाल किताब में एक चार्ट होता है, जिसे जैसे आपने कहा D1 चार्ट वैदिक ज्योतिष में होता है, वही लाल किताब में सेम होता है, कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम। अच्छा। अब इसमें क्या होता है, इसमें वर्षफल चलता है, एक ईयरली चार्ट। जैसे किसी का जन्म हुआ तो जो पहला साल है वो एक अलग तरीके से चलेगा, दूसरा अलग तरीके से, 5वां 6ठा 8वां 10वां 20वां 40वां वो बदलता रहता है। तो आपका खुद का सोचने का तरीका, आपका बायोलॉजिकल एज चेंज होती है। पहले आप छोटे से होते हैं, फिर आप बड़े हो जाते हैं, आपकी हाइट 5 फीट 10 इंच 6 फीट पहुंच जाती है। पहले हो सकता है बचपन में आप किसी और तरह से दिखते थे, धीरे धीरे आपकी बिल्ड चेंज होती है। तो ये जो प्लैनेट का जो साइकिल है, ये जो साइकिल ईयरली चार्ट से आप देखते हैं, उससे डिटेलिंग होती जाती है और लोगों का नेचर चेंज होता है, लुक्स चेंज होते हैं, थॉट प्रोसेस चेंज होता है, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ये ईयरली चार्ट बताता है। तो ये बताता है लाल किताब। लाल किताब का जो ईयरली चार्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हालांकि ये वैदिक ज्योतिष में भी है। डिफरेंस कैसे दोनों? इसका ज्यादा शार्प है, इसका ज्यादा पर्टिकुलर अच्छा रिजल्ट, जो अच्छा मीन्स कि अच्छा ही बताएगा, ये नहीं कि अगर आपको प्रेडिक्शन देना तो शार्प शूटिंग की अगर मैं बात करूं, लाल किताब इज द बेस्ट। अच्छा। लाल किताब में सर हमने बहुत सारे उपाय ऐसे देखे हैं जिसमें बताया जाता है कि आप कुत्ते को रोटी खिला दो, ये एक उपाय है। जो कुएं में आप सिक्का डाल दो, ये भी एक उपाय है। तो क्या ये छोटे छोटे उपाय जो हैं, ये मतलब इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं? मैडम, आप ये जो बात कर रहे हैं, ये बात इस रेफरेंस में कर रहे हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन है सबको। क्योंकि लाल किताब जब इंट्रोड्यूस हुई, जब ये लिखी गई और जब ये पब्लिक डोमेन में आई, तो सन 45 से लेके
55 के बीच में, इन 10 सालों में इनका पूरा जो साइकिल था वो लिख के सामने हमारे पास लिखित फॉर्म में आया। और उसमें कहा गया कि कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए, रोटी देनी चाहिए। तो मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये 1940 से पहले सारे कुत्ते भूखे रहते थे क्या? क्या हमारे शास्त्रों में, क्या हमारे पहले वाले सिस्टम में कुत्ता पालने का रिवाज नहीं था क्या? और अगर नहीं था तो भीम जी के पास वो कुत्ता कहां से आया जो उनके साथ स्वर्ग जाने के रास्ते में गया था? इसका मतलब तब भी कहा गया था कुत्तों को, डॉग्स की सेवा करें, उसे पेट बना के रखें, उसे पालतू रखें, उसे कुछ खाने को देते रहें। वो आपके साथ क्यों आएगा? आप उसका खाना नहीं पूछ रहे, उसकी टेक केयर नहीं कर रहे, वो आपके साथ क्यों रहेगा? तो ऐसा नहीं है कि ये नया उपाय नया इन्वेंट हुआ है, ऐसा नहीं है। तो महाभारत काल में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब चल तो वही रहा है। उसको नए तरीके से नए फॉर्म में एक नई किताब में लिखा, उस किताब का कवर लाल था तो उसका नाम लाल किताब दे दिया। उपाय वही है मैडम। इसमें भी लिखा है कि गाय को चारा देना चाहिए, गाय को चारा देने से, हरा चारा गाय को देने से, गाय को शुक्र बोला है और हरा चारा बुध बोला है। बुध और शुक्र दोनों बेस्ट फ्रेंड है। तो गाय को चारा दोगे तो बुध भी अच्छा हो जाएगा, शुक्र भी अच्छा हो जाएगा। तो गाय को चारा देना तो कृष्ण जी के टाइम से बोला क्या? तो हमने नया क्या कर लिया? अरे उसको एक नए तरीके से लिखा ही तो है, और क्या फर्क है बताइए? कबूतरों को, पक्षियों को दाना देना चाहिए, ठीक है? पक्षी क्या है? बैड मरकरी, उसको आपने दाना दिया, आपका मरकरी यानी बुध अच्छा हो गया। बुध क्या है? आपकी बुद्धि है। आपकी बुद्धि अच्छी हो गई, आपने जिंदगी में सही डिसीजन ले लिए। जब आपने सही डिसीजन ले लिए, सही रिजल्ट आ गया, आपने बोला साहब क्या बढ़िया उपाय था, काम कर गया। तो पक्षियों को खाना हम अभी देना शुरू किया 1940-50 के बाद। उससे पहले तो हमने पक्षी पाले ही नहीं थे कभी, या पक्षियों की कभी सेवा ही नहीं करी। कैसे हो सकता है? तो उपाय वही हैं, तरीका बदला है, नए तरीके से लिखा गया है, कुछ फर्क नहीं है। सर जब आप तरीके की बात कर रहे हैं ना, आज की डेट में उपायों के नाम पे ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हम अगर यूट्यूब खोल के देखते हैं या कोई भी सोशल साइट्स हम खोलते हैं तो बहुत सारे उपाय देखने को मिलते हैं। ये उपाय करोगे तो आप अमीर बन जाओगे, ये उपाय करोगे तो रुके हुए काम बन जाएंगे, ये उपाय करा नौकरी में प्रमोशन मिल जाएगा। उपायों की ना बाढ़ आ चुकी है। जो ये उपाय बताए जा रहे हैं, ये सबके लिए कैसे काम कर सकते हैं? सब करोड़पति क्यों नहीं बन गए? आप हमारे साथ बैठे हैं, फिर तो मैं कह सकता हूं कि आपको जरूरत नहीं थी पॉडकास्ट करने की, या जो लोग आगे पॉडकास्ट करके उपाय बता रहे हैं उन्हें जरूरत नहीं है, तो पूरी दुनिया करोड़पति बन सकती है। मैं तो ये सोचता हूँ कई बार कि अगर ये सारे उपाय सब लोग कर लेंगे, गरीबी खत्म, तो गरीबी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। फिर सरकारें क्या कर रही हैं? अगर गरीबी इन्हीं उपाय से, ये एक उपाय यूट्यूब पे डाल दिया, इससे गरीबी दूर हो गई, तो सरकारों का काम तो बहुत आसान हो गया। वो क्यों पब्लिक डोमेन में आके पब्लिक के लिए अच्छे काम कर रही है? क्यों हम और कर रहे हैं? और ना से हम की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इन्हीं उपायों से ही सब कुछ हो जाता, तो इतने बड़े बड़े बिजनेस क्यों चल रहे हैं? बंद करो। चल क्यों रहे हैं? ये लोग जो बेचारे सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, बंद करो। सिर्फ एक उपाय कर रहा है, ये मंत्र जाएगा, टक 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 टक, उपाय हो गया, सब अमीर हो गए। बिल्कुल। कैसे होगा? कोई अचानक छत फट जाएगी, वो बहुत सारे पैसे आ जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। हर एक उपाय काम करते हैं, लेकिन एक ही उपाय सब पे काम कर रहा हो सेम, ऐसा नहीं होता है। वो पॉसिबल नहीं है। अगर होता तो आपकी और मेरी शक्ल एक सी होती, हम दोनों की हाइट एक सी होती, हम दोनों का फैमिली बैकग्राउंड एक सा होता, हम दोनों की एज हमेशा एक सी होती। जो तुम्हें पसंद है वही मुझे पसंद होता, जो मुझे पसंद है वही तुम्हें पसंद होता, सब कुछ आइडेंटिकल होता। तो हम एक दूसरे के चेहरे से पहचान ही नहीं पाते कि ये आमिर है या हनीश है। सब एक से होते हैं। तो जब हमारे चेहरे अलग हैं, जब हमारे काम अलग हैं, जब हमारा फैमिली बैकग्राउंड अलग है, जब हमारा बर्थ प्लेस अलग है, बर्थ टाइम अलग है, अपब्रिंगिंग का तरीका अलग है। आपकी फैमिली वालों ने आपको किस तरीके से पाला बड़ा किया, मेरी फैमिली वालों ने, किसी और के वालों ने किसी और तरीके से पाला। जो बच्चा बिजनेसमैन के यहाँ पैदा होता है, वो उसको बिजनेस की उसके ब्लड में है। जो जॉब में है, जॉब उसके ब्लड में है। आप उसके अलावा आप लेफ्ट राइट जा सकते हैं कि मैं जॉब से था, बिजनेस में गया, बिजनेस था, तो आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। पर आपका वो जो वो बच्चा सुनते सुनते बड़ा हुआ है, वो बचपन की यादें, वो जिंदगी का एक्सपीरियंस, जब वो अपने करियर में जाएगा, वो साथ कैरी करता है। तो सबकी जिंदगी अलग होती है। अगर सबकी अलग नहीं होती तो एक ही उपाय सबके लिए काम करता। सबकी लाइफ अलग है, सबको एक समय पे एक ही प्लेनेट खराब रिजल्ट नहीं दे रहा है। बिल्कुल। एक एग्जांपल लेते हैं, आप देखिएगा
आपने यूट्यूब की बात करी, बहुत सारे लोग आगे बात करते हैं अचानक इस राशि वालों पे धन वर्षा हो जाएगी। आप एक बात समझिए, मैं एक राउंडेड ऑफ फिगर ले लेता हूँ, 120 करोड़ लोग पकड़ लेते हैं राउंडेड ऑफ, है ना, 12 राशि हैं, 10-10 करोड़ सबके हो गए। तो अचानक मान लो एरीज राशि का या कर्क राशि का या स्कॉर्पियो का रातों रात ये अमीर हो गए। बाकी सब क्या कर रहे हैं? वो बेचारे वो काम करेंगे ना करें कि ये इनके लिए वेट करें कि यही अमीर बनेंगे, अभी तो हमारा टाइम साथ नहीं दे रहा। कैसे हो सकता है? क्या जिस राशि का खराब रिजल्ट आ रहा था कोविड में खाली उन्हीं के पे परेशानी आई? सब पर आई। तो कैसे संभव है? इसका मतलब कोई भी प्लेनेट सबके लिए खराब नहीं हो सकता और कोई भी प्लेनेट सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। गुमराह कहना इज नॉट द राइट वर्ड, लेकिन इंफॉर्मेशन अधूरी दी गई है, पूरी नहीं दी गई है। गुमराह नहीं किया जा रहा, मैं ये कहना गलत होगा। लेकिन इंफॉर्मेशन अधूरी है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दी गई है, जो इंडिविजुअल फॉर्मेट में वहां तक नहीं पहुंची। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा या किसी से कंसल्ट करना पड़ेगा। अब जैसे अब एक बात है कि एरीज राशि वालों का मान लो अच्छा दिन शुरू हो गया, जस्ट एन एग्जांपल है, एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे ऐसा है नहीं, इनकी 7.5 चल रही है, जो 7.5 वाले जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि एरीज राशि वालों का सब खराब ही खराब होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसकी दशा ही नहीं चल रही यार। एक की शनि की चल रही है, एक की बृहस्पति की चल रही है, एक की चंद्रमा की चल रही है, एक की मंगल चल रही है, एक की राहु की चल रही है भैया, और वहां पे उसके 12 नंबर राशि जहां शनि आया है, किसी के सूर्य बैठा है, किसी के केतु बैठा है बर्थ चार्ट में, किसी के शनि बैठा है, किसी के कोई और बैठा है, सेम कैसे हो सकता है? तो रिजल्ट अलग अलग ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो वो एक उपाय इसलिए सब जगह काम नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूं कि उपाय इंडिविजुअल हो सकता है। जैसे एक ही दवाई अगर सर दर्द ठीक कर देती तो बाकी सब क्यों बनी? एक ही हम खाते हैं और ठीक हो जाते हैं, जिसको भी सर दर्द हुआ दवाई का ठीक हो गया। तो क्या एक ही तरह की दवाई डॉक्टर देता है क्या? नहीं, वो पहले रूट कॉज एनालिसिस करता है कि इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है। जब वो उस जड़ को पकड़ता है फिर देखता है कि मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूं, फिर वो उसको ठीक करने के लिए उसके हिसाब से दवाई देता है और उसकी डोज तय करता है जी कि ये 10 mg की गोली से ठीक होगा कि 100 mg लेनी पड़ेगी, कि इसको साथ में एंटीबायोटिक भी देनी पड़ेगी। वो डॉक्टर का डिसीजन है, वो पूरा रूट कॉज एनालिसिस करता है। ये सब कुछ उसके बाद ही होता है, उससे पहले नहीं होता। जैसे आपने कहा कि अधूरा ज्ञान, आप इसे अधूरा ज्ञान कहेंगे, लेकिन सर हमने बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बहुत सारे पॉडकास्ट भी हमने किए हैं, दोनों ने ही, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मैंने देखे, जब उनके पॉडकास्ट शुरू हुए तो मैंने देखा कि उन्होंने यहाँ पर अपने कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो वो कहते हैं कि हमारे लिए बहुत लकी है, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो ये वर्ड यहाँ पर लिख कर निकलते हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो जब एस्ट्रोलॉजर्स ही ऐसा करेंगे, अगर पॉडकास्ट में बैठकर वही कहेंगे कि ये हमारे लिए लकी है, तो मुझे लगता नहीं लोग अगर उन चीज़ों को देख रहे हैं तो फिर तो वो फॉलो करेंगे ना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ही बता रहे हैं कि आप नंबर लिख लीजिए, आपका दिन पूरा बहुत अच्छा जाएगा। मैडम देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपका दिन कैसा जाएगा इसमें इस नंबर का रोल है या नहीं वो तो सेकेंडरी है। प्राइमरी आपको ये समझना पड़ेगा कि आज की आपकी प्लेनेट की स्थिति कौन सी है, दशा क्या चल रही है, ट्रांजिट क्या है ना। आपको जब आप सोच रहे होते हैं कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन वो नहीं जाता। कई बार आप सोच रहे होते हैं कि आज मेरा दिन की शुरुआत तो अच्छी नहीं रही, लेकिन शाम होते तक मेरा जबरदस्त दिन बीता। तो ये प्लैनेट के ट्रांजिट पे डिपेंड करता है। चंद्रमा, एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ, जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं वो इस बात को 1 सेकंड में पकड़ लेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चंद्रमा एक नक्षत्र में, अब आप वैदिक ज्योतिष की पे आ गया मैं वापस, है ना। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से चंद्रमा एक दिन में एक नक्षत्र को में चलता है, मतलब एक दिन एक नक्षत्र में रहता है 24 घंटे। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, यानी उसके 1/4, यानी 24 घंटे डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ? 6। तो हर 6 घंटे में एक चरण चेंज करेगा, उसके हिसाब से आपका मूड चेंज होगा। ये है साइंस। अब ये तो वैदिक से निकलेगी, लाल किताब से निकल नहीं सकती। लेकिन कौन सा प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है ओवरऑल पूरे साल के लिए, उसको अगर सेटल करना है तो आपको लाल किताब की रेमेडी पे जाना ही पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। चॉइस का मतलब अब आप करते रहो 3 महीने 4 महीने एक जगह। अब अगर मंत्र जाप आपको करना है तो मंत्र जाप का एक प्रोसेस होता है। आप घर से निकले, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, रास्ते में कार में बैठ के आप मंत्र जाप कर रहे हैं, रेड लाइट पकड़ोगे आप मंत्र जाप कर रहे हैं। तो मुझे तो ये पूछना है कि वो जो देवी देवता हैं जिन्हें आप मंत्र जाप करके आवाहन कर रहे हैं,
उनको हाथ जोड़ रहे हैं, वो कौन सी रेड लाइट में मिले तुम्हें। आपका जो सिस्टम है वो ये है कि आपको एक जगह शांति से बैठ के आसन लगा के हाथ जोड़ के उनकी भक्ति करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर मैंने आज कहीं पे बैठ के एक जगह बैठ के उन भक्ति करी और उसको फॉलो किया, रोज मैं उसी जगह रहता हूं, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप जिस जिस जगह घूमते जा रहे हैं, आप मंत्र जाप करते करते आपने लेफ्ट साइड देखा ये कुछ खा रहा था, कोई और किसी से रेड लाइट में झगड़ा कर रहा था, आपका वो हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। तो जब आपने कंसंट्रेट ही नहीं किया तो रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल। तो अब रेड लाइट इज एग्जांपल। आप ड्राइव करते करते इस वक्त बहुत सारे लोग मंत्र जाप सुनते हैं, भजन सुनते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, पीस ऑफ माइंड मिलता है, उसमें कोई डाउट नहीं, बेस्ट है। फालतू का नॉनसेंस सुनने से तो अच्छा है कि पीस ऑफ माइंड मिले, फैंटास्टिक। लेकिन अगर आप उसे एक्चुअली रिजल्ट पाने के लिए करना चाहते हैं कि मेरा ये प्लैनेट अच्छा हो जाए, तो आपको वो सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए लाल किताब की रेमेडी आजकल ज्यादा पॉपुलर हो गई, क्योंकि हमारा एंगेजमेंट करियर के लिए या बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हो गए हैं, जिस वजह से हम उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम मंत्रों की जगह यंत्रों से काम चला लें। एक एग्जांपल देता हूं। अब जैसे मान लीजिए राहु देव का मंत्र जाप करना है, तो 18,000 बार होगा, अब है ना, 18,000 का रूल है। हम चतुर्थ उसमें चल रहे हैं, तो 18,000 इंटू 4। ये लोग कहते हैं कि इतनी बार करना चाहिए, जो फिगर आया उस पर। मेरा अपना मानना ये है कि किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए कम से कम 1.25 लाख बार जरूर पढ़ना चाहिए। अच्छा। आप अगर एक मंत्र को 1,000 बार भी रोज पढ़ो, तो 1.25 लाख करते करते बहुत दिन बीत जाएंगे, आपको वो रिजल्ट उतने समय बाद मिलेगा। आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, लाल किताब क्या कहती है कि जो राहु से रिलेटेड चीजें हैं उनको, राहु की पसंद की चीज उनको दे आइए। अच्छा। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, छोटा सा, फिशेस, मछलियां, इसका संबंध राहु से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आता है। ठीक है। राहु को खुश करने के बहुत तरीके हैं। या तो मैं राहु देव का डायरेक्ट भक्ति कर लूं, राहु देव को मंत्र जाप कर लूं, राहु देव के मंदिर चला जाऊं, वहां जाके उनको प्रसन्न कर दूं, प्रसाद चढ़ा दूं, है ना। एक ये तरीका है। एक राहु को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मछलियां, तो मैं मछलियों की भी सेवा कर दूं। तो जो वो कंट्रोलर है वो देखिएगा, यार राहु देव क्या देखेंगे, आप समझिए कि ये मेरे मंदिर भी आ रहा है, ये मेरी भक्ति भी कर रहा है, ये मेरे से एसोसिएटेड जितने भी चीजें हैं जिसको मैं कंट्रोल करता हूं उसकी भी सेवा कर रहा है। तो वो अपना हाथ अगर खराब कर रहा है तो थोड़ा हल्का रखेगा कि ज्यादा खराब नहीं करूंगा। तो हमने क्या ऐड किया, ये जो आप करना है करते रहिए, एक मछलियों को दाना दे दीजिए, और जब वो खराब रिजल्ट दे रहा हो तो उस वक्त अगर आप नॉनवेज खाते हैं, वैसे तो नहीं खाना चाहिए, तो कम से कम सी फूड तो 100% छोड़ दो। क्योंकि सी फूड का, जिसको हम सी फूड बोल रहे हैं, एक्चुअली फिशेस की बात कर रहा हूं मैं, फिशेस और इस तरह की और चीजें होती हैं, उन सबका फाइनल अथॉरिटी राहु के पास है। अब आप इधर से तो राहु का मंत्र जाप कर रहे हैं और उधर से फिश खा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है राहु अच्छा रिजल्ट दे देगा? बोले यार मैं तो तुम्हारे फेवर में चल रहा हूं और जिसको मैं कंट्रोल करता हूं उसको तुम खा रहे हो, थोड़ा कम से कम उतने समय तो छोड़ दो। बस यही लाल किताब है। अब बताइए इसमें क्या डिफरेंस है। आप मंत्र जाप करते रहिए, एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, 1.25 लाख का मंत्र जाप करते रहिए, प्लस साथ साथ अगर आप मछलियों की सेवा कर दें तो चैलेंज कहां है, आपकी स्पीड ही तो बढ़ रही है। पहले आप 1 गोली खा रहे थे, अब आप 2 खा रहे हैं। अगर बीमार है, डॉक्टर ने कहा है कि आप 10 mg की गोली ले लीजिए, बुखार नहीं उतर रहा, आप उसने कहा इसको डबल कर दे यार, 8 घंटे की जगह 6 घंटे में खा ले, या 10 mg की जगह 20 mg की खा ले, या 100 mg की खा लो। आप वही तो कर रहे हैं ताकि फास्ट रिजल्ट मिल जाए, बस यही है। तो आपने एक नेगेटिविटी दूर करी, नॉनवेज या सी फूड छोड़ना है। दूसरा, उसको जो आप पहले जो से नेगेटिविटी जनरेट कर रहे थे उनको आपने खाना खिला के, उनकी आपने सेवा करके उनसे ब्लेसिंग ले ली, तो ये फर्क आ गया। प्लस आप ये मंत्र जाप कर रहे हैं। तो मतलब इसको मैं ऐसे समझूं, अगर ग्रह खराब है, ग्रह को सुधारना है अकॉर्डिंग टू लाल किताब, अगर आपका शनि ग्रह खराब है उसको सुधारना है तो उससे जुड़ी चीजों का त्याग कर दो। तो नौकरी भी तो शनि ग्रह से ही जुड़ी होती है। नहीं सर, तो हमेशा त्याग करने से नहीं होता, सेवा करने से होता है।
तो जो शनि महाराज को खुश करने के लिए तेल चढ़ाते हैं शनिवार को काले कपड़े पहनते हैं, ये सब भी नहीं करना चाहिए फिर? बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं कहा। फिर देखिए अपन वापस लॉजिक पे आते हैं। अगर मान लीजिए शनि खराब है, जैसे अभी अपन ने राहु की बात करी, मान लो शनि खराब है, तो अब शनि को ठीक करने के क्या क्या तरीके होंगे? शनि का मंत्र जाप करो, शनि के मंदिर जाओ। शनि की पसंद की चीज क्या है? काली उड़द, सरसों का तेल, काले तिल, है ना, काला कपड़ा, ये सभी तो है शनि की चीज। आपने जिसको जो पसंद हो उसको वो पहुंचा दिया। अच्छा। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है ना, उसकी आजकल आपसे नहीं बन रही है, आपको कोई पर्टिकुलर चीज, मान लीजिए आपको केक खाने का शौक है या कोई स्वीट्स खाने का शौक है, वो आपके यहाँ आया, आपके लिए वो मिठाई ले आया जो आपको एकदम सबसे ज्यादा पसंद है, जो आपकी फेवरेट है वो, है ना, तो उसने क्या किया? आपको हैप्पी करने की कोशिश की। उसका जेस्चर क्या था? कि वो आपको खुश कर दे, ठीक है ना। ऐसे होता है, जैसे मान लो आपका बर्थडे है, तो क्या स्पेशल है उस दिन? 365 दिन है, सब सेम ही होते हैं, लेकिन उस दिन हमारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, हमारे रिलेटिव्स क्या करते हैं, हमारे परिवार के लोग क्या करते हैं, उसको सेलिब्रेशन की तरह मनाते हैं। भैया कुछ लोग केक काटते हैं, कुछ बाहर जाते हैं, कोई डोनेशन के लिए जाता है, कोई सेलिब्रेशन के लिए जाता है, कोई पार्टी के लिए जाता है। ओवरऑल क्या एजेंडा है? हैप्पीनेस और स्पेशल ट्रीटमेंट। दो ही तो बात है। वन, योर सराउंडिंग इंश्योर्स योर हैप्पीनेस एंड स्पेशल ट्रीटमेंट। शनि खराब है, स्पेशल ट्रीटमेंट क्या है? शनि मंदिर जाओ, सरसों का तेल चलाओ, काली उड़द चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जो एड ऑन है, व्हाट इज एक्स्ट्रा, शनि जिन जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है वो करना पड़ेगा। अब आपने बोला मैं नौकरी छोड़ दूं क्या? अरे नहीं सर, अगर नौकरी छोड़ दोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? शनि नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहता, शनि कहता है अपने काम को ज्यादा डेडिकेटेड करो, होके करो। शनि तो खुद सेवा का प्लेनेट है, वो आपको सेवा छोड़ने के लिए थोड़ी कर रहा है, वो कह रहा है उसमें मन लगाओ, उसको अच्छे से करो। यानी अगर शनि की दशा आई तो आपको शनि से रिलेटेड जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी सेवा करनी है। अच्छा। अब क्या क्या हो सकता है? अब एक तो कौवा होता है, क्रो, तो शनि का रिप्रेजेंटेशन क्या है? कौवा, तो कौवे को कुछ खिला दो, ठीक है। अब आप कहो कौवा कहाँ ढूंढने जाऊं, तो आप पक्षियों के लिए छोड़ दो, उसमें कौवा भी खा लेगा। हाँ। कोई स्पेसिफिक तो है नहीं कि यही जगह यहाँ कौवा ही मिलेगा, सारे पक्षी है, सबके लिए खिला दिया, तो बुध भी ठीक हो गया, शनि भी ठीक हो गया। एक बात। दूसरा, शनि रिप्रेजेंट करता है हर उसको जो अपने शरीर से मेहनत करता है, और जो पसीना बहाता है। शनि पसीना बहाने वाला प्लेनेट है। अब वो आपके शरीर से कौन कौन काम करता है? वो लोग जो शूज बनाते हैं, शूज रिपेयर करते हैं, वो लोग जो मकान बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन की जो लेबर होती है, वो लोग जो हाथ की मेहनत का काम करते हैं, जैसे कोई मान लो कुछ कोई खींच के लेके जा रहा है कोई चीज, जैसे पहले सामान वगैरह लोड करने के लिए हाथ से खींचते थे, आजकल तो सब ऑटोमेशन में चला गया, अब तो ई रिक्शा वगैरह इस तरह की चीज आ गई ना। तो अगर कोई ऐसा है जो पसीना बहा के अपना काम कर रहा है, उसकी सेवा कर लीजिए। शनि ये नहीं कहता कि नौकरी छोड़ के बैठ जाओ, शनि तो ये कहता है कि जो शनि के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन लोगों के साथ ज्यादा अच्छे से पेश आओ, उनकी सेवा करो। जैसे हमने ये कहा कि अगर राहु को खुश करना है तो मछली सी फूड खाना नहीं है, इसी तरीके से शनि को खुश करना है तो ये सारे लोग जो बेचारे अपने हाथ पैर से मेहनत करते हैं, दिन भर पसीना बहाते हैं, उन लोगों से एटलीस्ट प्यार से बात तो कर सकते हो। आपको नेगोशिएट करना है, उनसे ना करो। अच्छा। मतलब जैसे क्या होता है, आपको अगर कोई मान लीजिए कोई कार खरीदने जा रहा है, वो 10-20-30 लाख रुपए कार खरीद लेगा, लेकिन अगर उसे कोई छोटा सा काम करना है तो 5 रुपए का उससे डिस्काउंट मांग लेगा। प्लीज डू नॉट डू दैट। यार आप कहीं और कट कर सकते हैं। जब आपके लिए खराब समय चल रहा है तो इनके लिए कुछ करो, एक्स्ट्रा करो। शनि ये कह रहा है, नौकरी छोड़ने के लिए तो कह ही नहीं रहा। शनि तो अगर खराब होगा तो सबसे पहले नौकरी में परेशानी आएगी, तो छोड़ के नहीं बैठना है, उसको ठीक करने का है। शनि तो मेहनत का प्लेनेट है ना, और वो मेहनत करना छुड़वाएगा नहीं। जब शनि बुरा असर डालेगा तो ज्यादा करवाएगा, तो जो वो चाहे वो कर दो। अब ज्यादा करने के 2 तरीके हैं। अब जैसे शनि की 7.5 के लिए लोग बहुत डर जाते हैं, क्या करना है? 7.5 आएगी, आपको तंग करेगी, आपसे ज्यादा मेहनत कराएगी, तो जाओ ना सुबह उठ के 1 घंटा वॉक करके आओ ना, पसीना वहीं मार लो, दिन भर शांति रहेगी। उसका काम है, शनि का काम है पसीना बहाना। आप या तो फिटनेस पे काम करके पसीना बहा लो, जिम चले जाओ, रनिंग कर लो, वॉकिंग कर लो,
या मैं दिन भर घसीट के ही करवाऊंगा। बिल्कुल, तो चॉइस क्या है? हमारे हाथ में ही। अपने हाथ में है, वो आधा घंटा कर लो, या शाम को सुबह से लेकर शाम तक ये ऑफिस में बहुत दौड़ाएगा, फिर रोना मत। तो आपको बस यही बात समझनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी चीजें समझ लीजिए, सब ठीक है, लाइफ इज गुड। जितना अभी तक जाना सर, तो लाल किताब तो सारी अच्छी चीजें ही आपसे करा रही है, आपसे दान करा रही है, और ये तो आपने कहा कि ये तो पहले से ही चला आ रहा है भाई, आपको कबूतरों को खाना देना है, मछली को खाना देना है, ये तो पहले से ही चला आ रहा है। लेकिन फिर सर इतना कुछ जब ये लाल किताब अच्छा हमसे करा रही है, तो लोगों में डर क्यों है लाल किताब को लेकर? इतनी मतलब कोई भी इंसान है, जैसे अगर हम ज्योतिष की बात करें, लाल किताब की बात करें, तो आज भी लोग लाल किताब को प्रेफर नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, लाल किताब से डर लगता है। ऐसा क्यों है सर फिर? मैडम देखिए, जिस चीज की इंफॉर्मेशन कम है वही डर लगता है। आपसे मैं एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ, छोटा सा, और आपसे नहीं, ये हमारी ऑडियंस से सवाल है। क्या आपको रात में अंधेरे में कहीं जाते वक्त डर लगता है? बताइए। हाँ बिल्कुल। क्यों लगता है? इसलिए नहीं कि वहां अंधेरे में कोई भूत प्रेत बैठा है तुम्हारे को पकड़ लेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए क्योंकि अनसर्टेनिटी है, रास्ते में खड्डा हुआ, कोई सड़क ऊंची नीची हुई, मेरा पैर मुड़ गया, मैं गिर गया। लेकिन अगर उसी पे आपके पास लाइट है तो आप आराम से चलते हैं। क्यों? वो रोशनी फर्क डालती है। तो यही फर्क है नॉलेज होने का और नॉलेज नहीं होने का, नोइंग समथिंग एंड नॉट नोइंग समथिंग। तो जब तक आप इसे नहीं जानते तब तक आप घबराते हैं। जिस दिन आप जान जाएंगे तब आप उससे घबराना बंद कर देंगे। तो मोर यू विल लर्न। जैसे क्या होता है, जब हम स्कूल कॉलेज में थे, छोटे से थे, तो मैथ्स के नाम से बड़ा डर लगता था। ये पता नहीं क्वेश्चन कैसा आएगा। फिर एक दिन पकड़ के मम्मी डैडी ने या ट्यूशन वालों ने या स्कूल वाले सर ने आपसे 10-5 बार वही क्वेश्चन करवा दिया, अब आप उससे खेलने लग गए। नाउ मैथ्स इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। लेकिन जिसने प्रैक्टिस ही नहीं करी वो आज भी घबराता है। तो मोर यू विल प्रैक्टिस, मोर यू विल लर्न, मोर यू विल नो, बेटर विल बी द रिजल्ट। उससे डर खत्म हो जाएगा। तो ये जो फियर ऑफ अननोइंग है या नॉट नोइंग है, ये उस वजह से डर है। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन सबसे ज्यादा पसंद इसी को करेंगे। बस यही मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूँ, एक चीज़ और क्लियर करनी है आपसे। जब वैदिक ज्योतिष की बात आती है, तो अगर फॉर एग्जांपल किसी की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके लिए क्या होता है कि घर का बेटा या कोई हस्बैंड उपाय नहीं कर सकता, तो क्या होता है उनकी मदर या वाइफ उपाय कर लेते हैं। ज्योतिष कहते हैं कि अगर नहीं कर सकता, आपका बच्चा दूर रहता है, आप कर लीजिए। हस्बैंड के पास टाइम नहीं है तो उनकी वाइफ कर सकती है या मदर कर सकती है। लेकिन लाल किताब में कहा जाता है कि जिसके लिए जो उपाय बताए गए वही कर सकता है, लाल किताब का उपाय किसी के लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है सर? बहुत बड़ी भ्रांति है ये। अभी समझाता हूँ। एक छोटी सी बात पूछता हूँ। कोई आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है, हाँ। वो उपाय करने कैसे जाएगा? वो तो आईसीयू में ना, बिल्कुल भेजो उसको उपाय करने, कैसे जाए? नहीं कर सकता। डॉक्टर निकलने देगा उसको? उठ भी नहीं पाएगा। अगर वो ऐसी स्थिति में है, अगर वो ऐसी स्थिति में है तो उपाय करने चला जाएगा? वो बिल्कुल नहीं जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कोई तो उसका अपना होगा। हाँ। ये जरूरी नहीं है कि आपका उपाय आप खुद करें, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति है, कर लो, नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां से बैठ के आप ये उपाय नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आपके अपने कर सकते हैं। फॉरगेट अबाउट वाइफ करे, मम्मी करे, ब्रदर करें, फादर करें। इन केस ऑफ इमरजेंसी फ्रेंड्स भी कर सकते हैं। अच्छा। उपाय करते वक्त सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये उपाय उसकी तरफ से है, मैं तो एक आपकी तरफ, आप उसका एक वो हूँ, माध्यम हूँ। उपाय उनकी तरफ से है, प्रभु इसका रिजल्ट उनको देना। तो बहुत बड़ी भ्रांति है। तो ये तो बहुत बड़ी भ्रांति है। आप बताइए ना, हॉस्पिटल को एडमिट करो, जाओ जाओ उपाय करे, जाओ मंदिर में दूध चढ़ा के शिव जी को, है ना, शिव जी के यहाँ जाओ, मंदिर में दूध चढ़ा के आ जाओ, ये कॉमन है। जल चढ़ाना कॉमन है। हाँ। उससे कहो तो जल चढ़ा दो, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो बेचारा आईसीयू में है, कैसे जाएगा? तो उसके नाम से आप कर दीजिए, फैमिली मेंबर कर दीजिए, इन लॉज कर दें, वाइफ कर दे, हस्बैंड कर दे, फ्रेंड्स कर दें। यार कहाँ चैलेंज है? मैं फिर अपनी बात पे लौट के आ रहा हूं। फियर ऑफ अननोन या नॉट नोइंग, वही प्रॉब्लम है। जैसे जैसे इसको समझते जाएंगे वैसे वैसे भ्रांतियां दूर हो जाएंगी और आपको रिजल्ट बढ़िया मिलते जाएंगे, डर खत्म। जो लाइफ उलझी हुई है ना कि यार क्या करना है क्या नहीं करना, ज्योतिष पे विश्वास करना है नहीं करना, वो दूर हो जाएगा जब चीजें समझ में आएंगी।
और आप भी लगातार कर भी रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही सर आपने, क्योंकि अभी हाल ही की बात बताऊं तो मेरे सामने भी ऐसा एक केस आया था जहां पर किसी ज्योतिष ने बताया था कि आपको 1.5 लाख जप करने हैं। तो उस फैमिली में कहा गया कि आपको जप करने हैं लेकिन पंडित जी आकर करेंगे। तो उस फैमिली ने ये आवाज रेज करी कि भाई अगर प्रॉब्लम मुझे है, समस्या मेरे साथ हो रही है, तो आप अगर मंत्र जप करोगे तो मुझे कैसे फायदा मिलेगा। तो इसका आंसर आपने बड़े अच्छे से दे दिया कि कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता कोई- है, पंडित जी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर संभव हो तो खुद करना चाहिए। अच्छा, मैं इसको मानता हूं, हाँ, खुद करें बेस्ट है। क्योंकि क्या होता है, जिसको दर्द है ना वही अपनी तकलीफ बताता है। आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए, मान लीजिए आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, करियर में कोई चैलेंज आ रहा है, आपको रेमेडी करनी है और आपके बॉस ने आपका जीना आराम कर रखा है, ठीक है। जो दर्द आपके पास होगा वो फीलिंग के साथ आप उपाय करेंगे और वो ऊपर वाला आपकी फीलिंग को समझता है। अगर उसकी जगह आपका दोस्त जा रहा है, आपकी वाइफ जा रही है, आपके मम्मी जा रहे हैं, आपके डैडी जा रहे हैं या कोई और कर रहा है, वो उस फीलिंग को ला पाएगा क्या? वो उस दर्द को बयां कर पाएगा क्या? अगर वो कर ही नहीं पाएगा तो 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, 80 मिलेगा, 90 मिलेगा, मान लिया। लेकिन खुद करेंगे हमेशा ज्यादा अच्छा होता है किसी और से। मतलब जो आप किसी और से करा रहे हैं ना, ये मोटी मोटी बात समझ लीजिए, दिस कॉल्ड आउटसोर्सिंग। आप कॉर्पोरेट में आजकल आप ये सोच रहे हैं कि ये वाला काम है, ये काम मुझे नहीं करना, आउटसोर्स कर दो भैया, मेरे से काम तुम कर दो। लेकिन क्या जिस इंटेंशन, जिस इमोशन के साथ आप करते हैं, सामने वाला कर रहा है क्या? नहीं ना। नहीं, तो उसका बस थोड़ा सा फर्क ही आता है। लेकिन बहुत बार वो ही जरूरी होता है। आप खुद कर नहीं पा रहे, 100% रिजल्ट नहीं मिल रहा, भैया इसको 80% ही ठीक करो, कम से कम इस सिचुएशन से तो बाहर आऊं, बाद में मैं कर लूंगा। एक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके नाम का उपाय उसके बच्चों ने कर दिया, उसके वाइफ ने, हस्बैंड ने, किसी ने कर दिया, ठीक है। 80% ठीक हो गए, वो घर आ गए। जब वो घर आ गए, आगे के उपाय वो खुद कर लेंगे। लेकिन आप 0 से तो 80 पर हो ना। तो लेट अस मूव स्टेप बाय स्टेप। मतलब 100% खराब की जगह आपने 80% रिपेयर कर दिया, 20% ठीक हो, खराब बचा है, वो घर आ गया। अब उसने भी अपने हिसाब से चीजों को करना शुरू कर दिया, 100% रिजल्ट मिल गया। वेयर इज द चैलेंज? अच्छा सर, नुकसान तो कोई है ही नहीं ना। एक भ्रांति और है लोगों के अंदर ना, इस मिथ को भी मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। ये कहा जाता है कि लाल किताब का उपाय जब हम करते हैं तो वो सूरज ढलने के बाद हमें नहीं करना चाहिए। ये सच है या नहीं? देखिए, मैं खुद इसको मानता हूँ। अच्छा। और मैं खाली लाल किताब ही किसका कारण नहीं है, इसका कारण वैदिक ज्योतिष भी है, सब जगह वही है। अच्छा। आप एक बात समझ रहे हैं, आपका कोई प्लेनेट खराब है, मान लीजिए आप किसी देवी देवता की भक्ति करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, हवन करना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। रातों में यज्ञ कौन करता है? तंत्र वाले। हम तो मंत्र वाले हैं, हम तो मंत्र साइड वाले हैं, तो वो तो सुबह होगा। मंत्र जाप का सिस्टम वैदिक ज्योतिष में भी कहा है, सुबह उठो, निवृत्त हो जाओ, उसके बाद आप यज्ञ करिए, हवन करिए, यही तो बताया ना। कारण क्या है, आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। सनराइज के समय आप काम करेंगे, सन सामने प्रेजेंट होगा। अग्नि जो है वो सन का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए यज्ञ किया जाता है। उसके अलावा सनराइज के समय जब सनराइज कर रहा होता है तो वो अपनी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा होता है। सनसेट की जगह जब वो नीचे जा रहा होता है तो वो ऑफ वाले मोड में होता है। तो वैसे भी आप ये समझ लीजिए कि आपका जो प्रेजेंट देवी देवता है, प्रेजेंट जो आपको सबसे पहले, जो सबसे सामने दिखते हैं, वो सूर्य और चंद्रमा है, ठीक है। आपको ऐसे कोई और देवी देवता ऐसे तो दिखते नहीं है। तो आप जब भी सूर्य को या चंद्रमा को, प्राइमरी सूर्य होता है क्योंकि फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी सन, उसको दिखा के उसके समय, उसके राइज करते वक्त उपाय करते हैं, तो वाया सन आप अपना मैसेज पहुंचाते हैं उन देवी देवताओं को कि हे प्रभु, एक्चुअली इसका फीलिंग क्या है, बोलता कोई नहीं है, फीलिंग क्या है, हे सूर्यदेव आप मैं ये उपाय कर रहा हूं, ये इसके निमित्त वहां तक पहुंचा दीजिए। सूर्य कौन है? रिप्रेजेंटेटिव ही तो है। देवी देवता कौन है? भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। तो आप डायरेक्ट तो वहां जा ही नहीं रहे, बिल्कुल उनके सामने सूर्यदेव है। तो आपने सूर्यदेव को कहा कि हे प्रभु, जब आपने मान लीजिए शिव जी पे जल चढ़ा रहे हैं या दूध चढ़ा रहे हैं या जो भी चीज चढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसे के लिए गन्ने का रस चढ़ाते हैं, है ना, कोई बेल पत्र चढ़ाता है बुद्धि के लिए, ये सारी चीजें, ये वैदिक ज्योतिष क्या है, ये लाल किताब भी फॉलो करती है।
तो आप जब वो कर रहे हैं तो सूर्योदय के समय कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? हे सूर्यदेव, मैं जो ये अर्पण कर रहा हूं, मेरी फीलिंग्स को आप ऊपर वाले तक, भगवान तक पहुंचाइए और उनका ब्लेस, और उनसे कहिए कि वो मुझे ब्लेसिंग दे दें। ये इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। कैसे? कोई डायरेक्ट का कोई सीधा कनेक्शन होता है क्या? नहीं ना, कोई तो निमित्त चाहिए ना। सो सूर्य भी देव ही हैं। आप उनके थ्रू अपनी भावनाओं को, अपनी श्रद्धा को भगवान तक पहुंचा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये प्रभु सूर्यदेव, आप एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं कि उन तक मेरी ये रिक्वेस्ट, ये मेरी एप्लीकेशन पहुंचा दीजिए, ताकि उन देवी देवताओं की जिनकी मैं भक्ति कर रहा हूँ, चाहे कोई माता जी की कर रहे हैं, कोई कृष्ण देव की कर रहे हैं, कोई अपने प्रभु श्री राम की कर रहे हैं, कोई शिव जी की कर रहे हैं, है ना, तो वहां तक पहुंचे और वहां से ब्लेसिंग हमारे पास आ जाए। आपके पास कोई तार सिस्टम तो है नहीं कि आपने यहाँ से चिट्ठी लिखी, ईमेल लिख दी नहीं कि प्रभु ये मेरी एप्लीकेशन लगाना चला, ऐसा तो होता नहीं। सो समवन हैज टू बी निमित्त। निमित्त का बहुत बड़ा रोल है। वो निमित्त हम सूर्यदेव को बनाते हैं, क्योंकि हमसे ऊपर वो हैं और उनसे ऊपर वो है। ठीक वैसे ही है कि जैसे आपके ऑफिस में आपके जो बॉस है इमीडिएट, वो आपके प्रमोशन को सिर्फ रिकमेंड करते हैं, ऊपर वाले करते हैं, उनसे ऊपर वाले। तो आप सीधा कंपनी के हेड के पास तो जाते नहीं कि साहब मेरा तो प्रमोशन होना चाहिए इस बार। आप अपने बॉस को कहते हैं, बॉस आपकी एप्लीकेशन लगाता है, सर ये लड़का है, इसने अच्छा काम किया, ये मेरा टीम मेंबर है, इसने अच्छा काम किया, आई एम रिकमेंडिंग हिज प्रमोशन, प्लीज अप्रूव। तो हम भी तो वही कर रहे हैं, कुछ अलग क्या कर रहे हो बताओ। सर एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे रोकूंगा। आपने कहा आप भी सहमत है कि शाम के टाइम उपाय नहीं करने चाहिए। दिवाली की रात पूजा क्यों की जाती है? माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। फिर रात में की जाती है। क्यों? वो भी तो रात हो गई सर। साहब अब इसका जवाब देने के लिए आपको वैदिक ज्योतिष का एक बहुत शानदार फॉर्मूला समझना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। इसके लिए आपको वैदिक ज्योतिष की आत्मा को समझना पड़ेगा, और वो आत्मा है पंचांग। अच्छा, आप अगर ध्यान हो, हमने बात की शुरुआत करी थी, मैंने कहा था सब साइंस जबरदस्त हैं, सब में कुछ ना कुछ अच्छा है। एक जो पंचांग है वो किसी में नहीं है, सिर्फ वैदिक में है। अब एक बात समझिए, दिवाली अमावस्या को बहुत अच्छा नहीं मानते, पूर्णिमा को बहुत अच्छा मानते हैं। तो मैं अगर उस पंचांग का आप जानकार होगे तो आपको समझ में आ जाएगा, होली तो एक तरह का दाह संस्कार था, पूर्णिमा के दिन क्यों? और अगर अमावस्या ही इतनी खराब थी तो दिवाली क्यों? आपको समझना पड़ेगा ना। ठीक है, इसका मतलब बहुत सारे ऐसे टाइमिंग आते हैं जहां पे अच्छी तिथि भी खराब रिजल्ट देती है, होलाष्टक लगता है, 15 दिन पहले से बंद हो जाते हैं सारे काम, कोई शादी, कोई गृह प्रवेश, कोई अच्छे काम नहीं होते हैं, और कुछ दिन बाद तक रहते हैं, है ना। लेकिन दिवाली से पहले तो बहुत अच्छे दिन होते हैं, जबकि वो तो अमावस्या है। अमावस्या में चंद्रमा की शक्ति तो खत्म है, सूर्य के एकदम साथ आ गया। और आप देखिए अमावस्या किस दिन मनाई जाती है? जिस दिन सूर्य 7 नंबर राशि में होता है, जहां सूर्य को नीच का माना है, चंद्रमा भी 7 नंबर राशि में। और होली गर्मी के समय मनाई जाती है, जब सूर्य फुल पावर में होता है। ये तो उल्टा हो गया, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब कुछ तो सीक्रेट है, और वो सीक्रेट क्या है? तो आपको उस सीक्रेट को समझना पड़ेगा। 7 नंबर राशि में जब अमावस्या पड़ती है तो सूर्य और चंद्रमा एक साथ इकट्ठे होते हैं। 7 नंबर राशि में सूर्य नीच का होता है। अच्छा। लेकिन शुक्र की राशि है, शुक्र लग्जरी की राशि है, शुक्र लग्जरी की राशि है। और जब वो होता है उस वक्त हम रात के समय नॉर्मली बाकी तो मुहूर्त पे डिपेंडेंट है, नॉर्मली हम रात के समय माता लक्ष्मी की भक्ति करते हैं। ठीक है ना। तो सूर्य तो अस्त हो ही गया था, रात के समय हुआ। सूर्य 7 नंबर राशि का है, वो तो वैसे ही नीच का है, लेकिन आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है उस दिन। तिथि का गेम है ये। तो जब आप पंचांग समझेंगे, पंचांग मीन्स 5 अंग। अब अंग क्या क्या हो सकते हैं? योग होगा, करण होगा, नक्षत्र होगा, वार होगा, और ये तिथि होगी। तो इन 5 की जब आप डिटेलिंग करेंगे तो वो एक ऐसा समय आता है जब ऊपर वाला आपको वेल्थ के लिए ब्लेसिंग देता है। और माता लक्ष्मी सिर्फ वेल्थ की देवी नहीं है, वो हेल्थ की भी देवी है। बिना हेल्थ के आप वेल्थ एंजॉय कर लोगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए उस दिन उनकी भक्ति की जाती है। और माता लक्ष्मी का वाहन क्या है बताइए?
शेर की सवारी। नहीं, बताइए माता लक्ष्मी का वाहन क्या है? ये सीक्रेट उसी में ही है और रात को समझना पड़ता है। ये सीक्रेट ऑडियंस पर छोड़ दीजिए, उनको देखने दीजिए। माता लक्ष्मी का वाहन सबको पता है, देखते हैं। सिर्फ लक्ष्मी की पूजा नहीं होती सर, उस दिन कई लोगों के घर में माँ काली की भी पूजा होती है। हाँ जी। और वो तो रात के अगर मैं खुद की बात करूं, मैं एक बंगाली फैमिली से आती हूँ, तो मेरे यहाँ जो काली माँ की पूजा होती है उस दिन, वो रात के 2 बजे तक चलती है। और 2 बजे तक पूजा करने के बाद बलि की भी एक हमारे में एक प्रथा होती है कि भाई बलि भी उस दिन देनी है। तो ये सब करते करते हम लोगों को रात के 3 सुबह के 4 बज जाते हैं ये सब करते हुए। तो अगर ये होता है कि रात का समय जो होता है वो बेसिकली तंत्र के लिए माना जाता है, तो फिर काली माँ की पूजा हम ऐसे क्यों करते हैं कि हम रात भर लगभग 3 बजे तक? बेसिकली तंत्र के लिए माना जाता है, लेकिन स्पेशल डे है वो। तो बात नंबर 1, उस दिन तो सभी माता लक्ष्मी की रात को कर रहे हैं, तो वो तो तंत्र वाला दिन नहीं है, वो तो सबके लिए ओपन है, ओपन फॉर ऑल। ठीक है, ठीक है, तो सब कर रहे हैं। दूसरी बात, अलग अलग एरिया में अलग अलग देवताओं की स्पेशली पूजा होती है। जैसे आप मुंबई चले जाइए तो वहां सिद्धि विनायक इज मोस्ट पॉपुलर, लेकिन अगर आप इस तरफ चले जाइए जम्मू में, तो माता वैष्णो देवी वहां लोग जाते हैं। आप अगर उधर चले जाइए कोलकाता साइड, तो वहां पे माता काली की और नवरात्रों का स्पेशल महत्व है। ठीक है, तो अलग 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 एरिया में लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो अपने इंडिविजुअल रिचुअल के हिसाब से करते हैं। ठीक है, अब वो रिचुअल जो है अब आप माता काली की बात कर रहे हैं, तो माता का नाम ही काली है, और इसका मतलब अंधेरा, अंधेरे में पूजा की जा रही है और माता काली को प्रसन्न किया जा रहा है। माता काली को प्रसन्न करने का पर्पस बेसिकली ये रहता है कि आपकी जिंदगी में जितनी भी नेगेटिविटी है उसे किल कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी दूसरे का नुकसान करना है, कि मैं माता काली की भक्ति करूंगा, मैं इसका नुकसान कर दे, इसका ये कर दे, इसका ये कर दे, बहुत ने मुझे तंग किया उसको बीमार कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इसलिए होता है कि आप अपनी जिंदगी में आने वाले हर्डल्स को दूर करें। ठीक है, माता काली की भक्ति में शनिदेव राहु केतु का स्पेशल योग है। अगर आप उसको ध्यान से माता के उस अवतार को समझें, तो शनि का कलर क्या है? ब्लैक। माता का नाम क्या है? काली। बस यही जवाब है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? आप कौन से देवी देवता को प्रसन्न करके इंडिविजुअली कौन से प्लेनेट तक पहुंच के उसको ठीक करना चाह रहे हैं? बस यही जवाब है मैडम। अच्छा सर, अब पूरे पॉडकास्ट में हमने लाल किताब को लेकर बात करी। लाल किताब से जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और फिर कुछ रेमेडीज़ भी होंगी जो व्यूअर्स के लिए मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि ना लोगों को ये रहता है कि यार कुछ तो रेमेडीज़ हमें भी मिले, जिस तरह से लोग बताते हैं इस पॉडकास्ट से भी मिले। तो एक मेरा आखिरी सवाल लाल किताब से जुड़ा, फिर रेमेडीज़ पे मैं आपसे आऊँगा। क्या किसी की मौत या बड़े हादसे के बारे में भी लाल किताब बता सकती है? हाँ जी, खाली लाल किताब में सारी ज्योतिष की साइंस बता सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना। डेथ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जीवन और मरण उसके हाथ है। कोई ऐसा है नहीं जो इनफाइनाइट है, कभी नहीं मरेगा। और जो जन्म जिसने लिया है वो दुख जरूर भुगतेगा, सुख भी करे हो मिलेंगे, दुख भी मिलेंगे, दोनों चीजें मिलेंगी, ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। तो ये दोनों चीजें सबके साथ होनी है, ये तय है। किसी के साथ कम, किसी के साथ ज्यादा, किसी की उम्र लंबी, किसी की उम्र छोटी, वो अलग हो सकता है। किसी की कुछ लोग 40, 35, 40 में चले जाते हैं, कुछ लोग 100 तक चलते हैं, 90, 100 ऐसे तक चलते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बट यस इट कैन बी प्रिडिक्टेड। और ये प्रेडिक्ट करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। वो मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ, मैं आई अवॉइड दिस। लेकिन उसके मिसहैपनिंग के बारे में मिसहैपनिंग अगर आप बात करने, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई घटनाएं हो सकती हैं, आपने लोन लिया, डिफॉल्टर हो गए, कब समय खराब आ गया, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप खराब हो गया, ये सब इट कैन बी प्रेडिक्टेड वेरी इजीली। तो ये प्रेडिक्शन, जब प्रेडिक्शन की बात हो रही है, हाँ, अगर आप थोड़ा सा ज्योतिष सीख लें जी, थोड़ा सा, मतलब 2-3 महीना टाइप, ये तो बच्चों का खेल है, इसमें क्या है। जब प्रेडिक्शन की बात हुई है, 2025 जब शुरू हुआ था, तो बहुत सारे ज्योतिषियों ने प्रेडिक्शन की थी। आपकी भी मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, आपकी तरफ से भी प्रेडिक्शन की गई थी कि 2025 भूकंप लेकर आएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, युद्ध तक हो सकता है। अभी हमने देखा इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी शुरू हुआ। आने वाला समय कैसा रहने वाला है भारत के लिए और पूरे देश के लिए? आपकी प्रेडिक्शन यहाँ क्या कहती है? सब देखिए,
अगर आप प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, पॉइंटर देता हूँ। शनि राहु जब तक इकट्ठे हैं, हाँ 18 तारीख तक, 18 के बाद राहु का चेंज हो जाएगा। हम ये वीडियो जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 18 आने में भी 1-2 दिन बाकी है। 1-2 दिन बाकी, बिल्कुल। तो जब तक ये रिलीज होगा तब तक 18 तारीख आ गई होगी, शनि राहु अलग हो गए होंगे। आप इस बात को नोटिस करिए, राहु जब जब शनि की राशि में आता है, स्पेशली 11 नंबर, बहुत तूफान मचाता है। शनि खुद की राशि में खराब होता है, राहु शनि की राशि में बहुत खराब होता है। अरे समझ लीजिए, जब शनि 10 नंबर राशि में आया, कोविड आया, महामारी आई। 11 नंबर में आया, सब हिल गए। करियर से रिलेटेड बड़ी बड़ी चैलेंजेस आने लगे लोगों को, और बहुत सारे, आप देखिए पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। शनि महाराज तो स्लो काम करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, वो तो धीरे धीरे 2.5 साल में एक राशि क्रॉस करेंगे, है ना। राहु महाराज तो बहुत तेज चलते हैं, और वो तो फॉलोअर ऑफ सैटर्न है। तो शनि ने तो अपनी राशि से जाके अगली राशि में गया तो थोड़ा शांति हुई, क्योंकि वो धीरे धीरे खराब कर रहे थे। राहु तो अभी आ रहा है, इसकी स्पीड तो डबल है, एंड फॉलोअर ऑफ सैटर्न। इसका मतलब जो अगले 18 महीने, इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट टाइम। पिछली बार जब आया था, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, इस कदर क्रैश हुआ था कि लोगों के घर बिक गए थे, बहुत सारे लोग लोन्स में चले गए थे। इतना बड़ा नुकसान हुआ था, भयंकर मंदी थी। मैं बात कर रहा हूँ 2006-07 और अर्ली 2008 की। पूरी तरह से मार्केट क्रैश हुआ था। सिर्फ करियर का काम कर, 11 नंबर राशि आपकी करियर, आपकी इनकम है, काम करने का तरीका चेंज हो गया था। आप ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए थे, इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई थी, और आप धीरे धीरे वो वाईफाई डोंगल, और उसके बाद बदलते बदलते वाईफाई आना, वायरलेस लगना, फाइबर पे शिफ्ट होना, इस तरह की चीजें होनी शुरू हो गई थी। उससे पहले ऐसा नहीं होता था। मोबाइल पे इंटरनेट आ गया, 2G 3G 4G, उसके बाद वो सब बढ़ता गया, वो ट्रांसफॉर्मेशन था। फिर आ रहा है, और अब की बार क्या आ रहा है, AI, वन मोर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, 2006 से पहले जब आया था तब भी दिक्कत थी, और 18 साल पहले चले जाइए तब भी दिक्कत थी। नेचुरल डिजास्टर जरूर देता है, वर्ल्ड वाइड मंदी, 11 नंबर राशि का राहु, स्टॉक मार्केट क्रैशेस होते हैं, कुछ ना कुछ रीजन बनेगा जिस वजह से कुछ ना कुछ होगा। उसके अलावा नेचुरल डिजास्टर भी इसी में होते हैं, बड़ा बड़ा, आप देखिए बड़े तूफान आते हैं, भयंकर बाढ़ आती है, सुनामी आती है, भयंकर अर्थक्वेक आते हैं। ये राहु जब 11 नंबर राशि में होता है तो ये देता है। तो अब ये नोटिस करने की बात है कि ये अगले 18 महीने कैसे बीतेंगे, लगभग नवंबर दिसंबर 2026 तक। तो ये समय बहुत अच्छा तो नहीं है, थोड़ा सावधान डेफिनेटली रहना चाहिए। एक और बात, क्योंकि 11 नंबर राशि कमाई की है, कमाई करने का तरीका बदलेगा, नए टूल्स, AI पहले हो चुका शुरू, अब इस 18 महीने में आप देखिएगा AI से रिलेटेड कितनी तेजी से चेंजेस आता है, और पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, काम करने का तरीका बदल जाएगा। ये राहु का काम है। लेकिन हाँ, हमें थोड़ा सावधान और थोड़ा विजिलेंट रहना चाहिए। ये हमारी ऑडियंस के लिए जी, कि अगर आप इस वक्त जिस भी स्किल में हैं, अगर आप उसे अपग्रेड नहीं करेंगे, आप बाहर हो जाएंगे। दिस इज टाइम फॉर अपग्रेडेशन। स्किल को शार्प करिए, अपग्रेड करिए। अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि नई चीज आ जाएगी, नया इन्वेंशन का समय है, आप धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो लर्निंग, क्योंकि राहु क्या है, अनसर्टेनिटी, और ज्ञान क्या है, बृहस्पति। राहु से छुटकारा चाहिए अनसर्टेनिटी से, तो ज्ञान की शरण में जाना ही पड़ेगा, बृहस्पति की शरण में जाना पड़ेगा। बृहस्पति ज्ञान के देवता है। राहु अगर राक्षस हैं, राक्षस ही तो थे जिन्होंने वो पी लिया था अमृत, लेकिन देव गुरु तो बृहस्पति हैं। तो गुरु है भगवान का आशीर्वाद, यानी गुरु है ज्ञान। तो अगर राहु से बचना है तो आपको गुरु की शरण में आना पड़ेगा, यानी अनसर्टेनिटी से बचना है, बाहर आना है, तो आपको ज्ञान की तरफ जाना ही पड़ेगा। इसको इस प्रोस्पेक्टिव से देखिए। अगर आप ज्ञान की तरफ चले जाएंगे, नई स्किल डेवलप कर लेंगे, नई लर्निंग कर लेंगे, आप मार्केट में बने रहेंगे। वरना ये राहु 18 महीने में जॉब मार्केट का तो बैंड बजा देगा, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग। अगर कोई अपने आप को अपग्रेड नहीं करा, सीधा सा लॉजिक है, लगा लीजिएगा। और अगर मैं ये गलत कह रहा हूं तो पिछले हर 18 साल में आता है। हाँ। 18 साल पीछे जाते जाइए, वर्ल्ड की न्यूज उठाते जाइए, चेक करते जाइए, आपको ट्रेंड अपने आप मिल जाए। बहुत बड़ी प्रेडिक्शन आपके थ्रू आज।
चलिए सर, छोटी छोटी रेमेडीज अब आपसे जान लेते हैं लोग। जब लोगों को लगता है ना कि उनके कारोबार को नजर लग चुकी है, कारोबार नहीं चल रहा या किसी की बुरी नजर से बचना है, तो एक तो नींबू मिर्च का हम टोटका देखते हैं, लोग दुकानों के बाहर, घर के बाहर टांग देते हैं। क्या सच में ये काम करता है? देखिए, करता तो है, करता तो है। अच्छा। ये लगाना चाहिए। अब उसका लॉजिक समझ लेना चाहिए कि क्या होता है। जब कोई, आपको अगर ध्यान हो, जब हम छोटे थे, जब बड़े छोटे से बच्चे होते थे, प्यारे से होते थे, माता हमारी मदर सर पे एक टीका लगा देती थी ताकि नजर ना लगे। ये एक्चुअली नजर रोकने का उपाय है, क्योंकि जब भी आपकी तरफ नजर लगेगी तो आपको कोई बहुत प्रेज करने लगेगा, तो अचानक जब वो आपको कंसंट्रेट करेगा प्रेज करने के लिए, और ये यार ये तो क्या हो गया, कितना सुंदर दिख रहा है, तो वो नींबू मिर्ची जो बीच में आके उसको डिस्ट्रैक्ट करता है। यही है, और कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। मिर्ची इज फॉर बैड मार्स, नींबू इज फॉर केतु, मंगल केतु उसको रोकने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल आंसर ये है। बहुत से लोग सर ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है कि नजर लगती है तो आप पैर में काला धागा पहन लो, काला धागा पहनने से आपको नजर नहीं लगती, तो क्या ये फैक्ट है? मैडम, सबके लिए आंसर सेम नहीं हो सकता, ये हर चार्ट के हिसाब से अलग होगा। अब आप देखिए, अब मैं एक लॉजिक की बात करते हैं। हमारी बॉडी है पूरी, है ना, तो ये कुंडली का पहला घर, फर्स्ट हाउस, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे नीचे करके 12वां घर, 11वां और 12वां घर हो गया। 11वें और 12वें घर में शनि को आप पहुंचा रहे हैं काला धागा, तो क्या वहां पे अगर आपकी कुंडली में सूर्य बैठा है 12वें घर में, और आप 12वें घर में काला धागा पहन रहे हो, या 11वें घर में बैठा है उस एरिया में आप काला धागा पहन रहे हो, सूर्य शनि को इकट्ठा कर रहे हो, कैसे फायदा होगा? दो तो नहीं है। लेकिन अगर वहां कोई ऐसा प्लैनेट है, जैसे मान लीजिए शुक्र है, तो शनि का दोस्त है, अगर 12th हाउस में शुक्र है, वहां आपने काला धागा पहना, गुड। तो आंसर स्टैंडर्ड नहीं है, कुंडली डिपेंडेंट, कुंडली के ऊपर डिपेंडेंट है। और सर, अगर किसी की हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है लंबे समय से और हेल्थ ठीक नहीं रहती है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, तो उसके लिए कौन सी रेमेडी आप सजेस्ट करेंगे जो कॉमन रेमेडी हो सकती है? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, इसकी कोई कॉमन रेमेडी नहीं है। अच्छा। अगर ये कॉमन रेमेडी होती और एक ही रेमेडी सबको ठीक करती, तो ये हॉस्पिटलों की जरूरत क्यों है? जरूरत ही नहीं है। Then why so many hospitals are required? Not required at all. सबके लिए अलग है। मेडिसिन का पर्पस अलग है, रेमेडी का पर्पस अलग है। मेडिसिन भी ठीक करती है, लेकिन वो इंस्टेंट रिलीफ देती है। रेमेडी आप करते रहेंगे तो वो उसको सपोर्ट करती है कि आप जल्दी रिकवरी कर जाएं। या अगर आप शुरू से ही करते चलेंगे तो नेगेटिविटी आए ही ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज मुझे पता पड़ गया एक उपाय कि मैंने, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी हमने कोई एक्स रेमेडी करी, अगर ये मैं करता रहा तो मैं हमेशा फिट रहूंगा। 90 साल की उम्र में भी वही एनर्जी रहेगी जो 40 में थी, कैसे संभव है? तो बायोलॉजिकल एज भी है, इसलिए भ्रांति से तो रहें दूर, वहम ना पालें। आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा कौन सा प्लेनेट मेरी हेल्थ खराब कर रहा है या उस तरफ घसीट के ले जा रहा है, उसको सेटल कर लो बस। वो ठीक करेंगे, सब ठीक है। हाँ। अब एक छोटी सी बात है कि अगर ये मुझे पता हो तो क्या मैं रोज रेमेडी करता रहूंगा? नहीं करूंगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मेडिकल स्टोर एक आदमी चला रहा है, मगर यार कल को मेरे पेट में दर्द होगा तो आज ही मैं दवाई खा लेता हूं, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो आप फ्यूचर के हिसाब से थोड़ी चल सकते हैं। जिस सिचुएशन में है उसके हिसाब से आपको चाहे दवाई लेनी है चाहे रेमेडी करनी है। तो रेमेडी कैन नॉट बी सेम एवरी टाइम एंड फॉर एवरीवन। ऐसी जैसे दवाई सबके लिए सेम नहीं हो सकती, वैसे रेमेडी भी सबके लिए सेम नहीं हो सकती ना। जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसका इलाज है, जो प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं कर रहा उसका इलाज क्या करोगे, क्यों करोगे? जो प्लेनेट अच्छा रिजल्ट दे रहा है उसको छेड़ना नहीं है, उसके तो हाथ जोड़ने के, प्रभु ठीक ही रहना, बढ़िया रिजल्ट दो, पैसे दो, वेल्थ दो, हेल्थ दो, घर में सुख सुविधाएं के साधन दो। और जो प्लेनेट तंग कर रहा है उसी को तो कहोगे ना कि यार तुम बस करो, क्या कर रहे हो। सर, एक लास्ट मैसेज हमारे इस ऑडियंस के लिए जो इस पॉडकास्ट को बड़ी शिद्दत से सुन रहे थे और बहुत सारे मिथ उन्होंने आज अपने क्लियर करे, जो डाउट्स उनके अंदर बने हुए थे लाल किताब को लेकर, आपको सुनकर वो दूर हो पाए। क्या मैसेज होगा आपका हमारे ऑडियंस के लिए? देखिए, मेरा मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है और वो अभी हमने डिस्कस भी किया। देखिए, जितना ज़्यादा आप समझेंगे, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, जैसे हमको फर्स्ट एड सबको आता है, वैसे ही जैसे हम सब डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन हमें पता है कि अगर कुछ चोट लगी तो यहाँ पे हम क्या चीज़ लगा सकते हैं। कट लग गया तो आप एंटीप्लास्ट लगा सकते हैं, कोई चीज़ लगा सकते हैं, है ना। जल गया तो ठंडा पानी लगा लीजिए, कोई दवाई लगा लीजिए। हमको सबको पता है, सबको ये पता रहता है। तो फर्स्ट एड जैसे हमको पता है,
वैसे ही ज्योतिष की बेसिक नॉलेज सबको होनी चाहिए। अगर वो होगी तो दो चीजें होंगी, एक, आप मिसगाइड नहीं होंगे, दूसरा, जितने ज्यादा नॉलेज आपको होती है उतना डर कम होता है, फियर ऑफ अननोन ये खत्म हो जाएगा। और तीसरी बात ये, आप प्लान्ड रहेंगे। प्लान कैसे रहेंगे? आपको पता है कि अगले 1.5 साल 2 साल मान लीजिए शनि पाइसेस राशि में गया, मेरे करियर के लिए ठीक नहीं है, तो उस वक्त बॉस से पंगा लेना जरूरी है क्या? उस वक्त आजू बाजू वालों को, सारे साथ वालों को, सबको साथ लेके चलो। इंटेलिजेंटली जो आप प्ले कर सकते हैं, जो इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकते हैं, जो आपके एक्शन को करेक्ट कर सकते हैं। आप एक बात समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज मेरी कुंडली में योग है कि मैं जॉब में मैं हूं और मेरा प्रमोशन होना है। अब मैं, और मेरे को सब फेवर करेगा, तो मैं जब अपनी बात रखूंगा तो मैं जिद कर सकता हूं, नहीं सर मेरे को तो प्रमोट करो सर, आपने कहा था सर ये करना है वो करना है, ठीक है। अगर मुझे ये पता है कि ये तो नौकरी जाने का खतरा है, तो आप पंगा ले लोगे क्या बॉस से? नहीं ले सकते ना। ठीक वैसे ही कि रास्ते में आप जा रहे थे, कोई जानवर छोटा सा आ गया जो आपको लग रहा है कि ये मेरे को मार सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, आप उसे डराने की कोशिश करोगे। शेर आ गया तो डरा लोगे क्या? शेर ही करेगा जो करेगा। वैसे ही आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका खराब समय है तो आपके एक्शन अलग तरीके से लिए जाएंगे, आपका अच्छा समय है तो एक्शन अलग तरीके से लिए जाएंगे। अगर आपको ये पता है कि समय अच्छा है खराब है, आप ऑटोमेटिकली अपने एक्शन को करेक्ट कर लोगे तो रिजल्ट सही आ जाएगा। ज्योतिष और कुछ नहीं है, भविष्य में झांकने की कला है और कुछ नहीं है। और उस भविष्य में झांक कर आप अपने लिए सही निर्णय ले पाते हैं। इट इज जस्ट लाइक गूगल मैप कि कौन से रास्ते से जाना है, कहां से मैं जल्दी पहुंचूंगा, बस इतना ही है। सो ज्ञान जितना मिले उतना अच्छा। जैसे मेडिकल साइंस के लिए हम कहते हैं हमें फर्स्ट एड पता है, वैसे इतना ज्योतिष तो सबको आना ही चाहिए। और बाकी आपके पॉडकास्ट देखकर, आपको सुनकर तो लोगों को ज्ञान ज़रूर मिलता रहेगा, क्योंकि आज ये पॉडकास्ट लोगों को बहुत सारा ज्ञान दे के गया। हमारे अंदर के मिथ भी आपने क्लियर करे और हमें बहुत मज़ा आया आपके साथ करने के लिए। और ऑडियंस के अगर मुझे लगता है कुछ सवाल होंगे जो रह भी गए होंगे तो कमेंट करके आप सर से पूछ सकते हैं। जो भी आपका सवाल है कमेंट कीजिए, सर आपको जवाब देंगे। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर के पास मिलेगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बैठे आप। थैंक यू सो मच। नमस्कार। Thank you. थैंक यू।